तरीन पाकिस्तान को डिज़ास्टर जो क्लाइमेट का आया उसका सामना करना पड़ा, जिसमें 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमने उसका भी अपने वसाइल से मुकाबला किया, सामना किया, और दुनिया जो तवक्को रखती थी कि इतनी बड़ी तबाही से पाकिस्तान में लार्ज स्केल डेथ्स होंगी और नुकसान होगा, तो वो इस बात को नोट किए बगैर ना रह सकी कि पाकिस्तान ने कम से कम वसाइल के अंदर इतनी बड़ी तबाही का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया है और इंसानी अमवात कम से कम हुई हैं। अब 9 जनवरी को पाकिस्तान के दोस्त ममालिक बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की मेज़बानी में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और जनीवा में इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोग्राम और किस तरीके से हम उस तबाही से निकलने के लिए पाकिस्तान में रेजिलिएंट रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी मदद करने के लिए वो वहाँ पर पाकिस्तान से यकजहती के लिए जमा हो रहे हैं। 9 जनवरी को इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स शरीक होंगे, और हमें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान को तामीर नौ के लिए मतलूबा वसाइल दस्तयाब होंगे, जिससे कि हम उन इलाकों में कि जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, तामीर नौ के काम को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इस वक्त गुज़र रहा है, और ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट डिज़ास्टर 30 अरब रुपए का नुकसान से हमने जिसका सामना किया है, ये गैर मामूली चैलेंज है। इस तबाही ने हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मुतासर किया, हमारे एग्रीकल्चरल स्टॉक्स को मुतासर किया, और हुकूमत को बैनुल अक़वामी मंडियों से बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर गंदम को इंपोर्ट करना पड़ा, और कई ज़रूरी अजनास जो हम अपने मुल्क के अंदर उगाते थे लेकिन जो सैलाब के नतीजे में तबाह हुई, उन्हें भी महंगे निर्खों पे इंपोर्ट करना पड़ा। आज मुल्क के अंदर जिस महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, इसकी बुनियादी तौर पे 5 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान को PTI की हुकूमत ने 2018 के बाद जिस डिवैल्यूएशन के रास्ते पे डाला, जो पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी की गई, उसने पाकिस्तान में महंगाई के जिन को बोतल से निकाला, जिसे कि हमने 2013 और 18 के दरमियान बंद किया था। तो पहली वजह मुल्क की महंगाई की रुपए की बेकदरी है, जिसको PTI की हुकूमत ने अपने दौर में करके इसकी बुनियाद रखी। दूसरी बड़ी वजह इस महंगाई की वो पेट्रोल और डीजल में यकलख्त इजाफा है। आपको याद होगा कि हमें हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद 100 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करना पड़ा, चूँकि इमरान खान साहब अपने आखिरी दौर में इन अजनास की या इन चीज़ों की कीमत में मसनूई तौर पे कमी कर गए थे, जिसके लिए ख़जाने में पैसा नहीं था, और उस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में इनकी कीमतें चढ़ रही थीं। और जो मुआहदा IMF के साथ इमरान खान साहब ने किया, उसमें यह लिखा था कि फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ की जाएगी। तो हमें उस मुआहदे पर जब अमल करना पड़ा, चूँकि IMF से मुआहदा अगर हम बहाल ना करते तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, तो हमें इमरान खान साहब के किए हुए मुआहदे पर अमल करने के नतीजे में एक शॉक इकॉनमी को देना पड़ा, जिसे कॉस्ट पुश फैक्टर कहते हैं इन्फ्लेशन का, कि जब आप पेट्रोल और डीजल में 100 रुपया कीमत यकलख्त बढ़ाएंगे
तो उससे ना सिर्फ ये कि सोसाइटी में लॉजिस्टिक्स बढ़ती है कीमत, उससे प्रोडक्शन की कीमत बढ़ती है, बल्कि उससे फिर नागुज़ीर हो जाता है कि आप बिजली भी मज़ीद महंगी करें। तो दूसरी वजह महंगाई की वो शराइत हैं कि जिनके ऊपर IMF से इमरान खान साहब ने मुआहदा किया था। तीसरी बड़ी वजह इस महंगाई की ये है कि पाकिस्तान के 52% इलाके में जहां PTI की हुकूमत है, पंजाब हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन्स को स्टेबलाइज करने में एक कलीदी किरदार अदा करता है। और पंजाब में PTI की हुकूमतों ने मुनाफाखोरी को, स्टॉकिस्ट्स को खुली छुट्टी दे रखी है। और जब भी हम सर्वे करते हैं तो मार्केट में होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में कम से कम 40 से 50% का फ़र्क नज़र आता है, जो कि कभी भी माजी में इतना फ़र्क नहीं होता था, जो इस बात का सबूत है कि प्राइस मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म जो पंजाब की सूबाई हुकूमत को करना चाहिए उसमें वो बुरी तरह नाकाम है। और जब पंजाब का सूबा प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकता तो उसके असरात फिर पूरे मुल्क के अंदर पड़ते हैं, चूँकि वो 52% इलाका वो कंट्रोल करते हैं। चौथी बड़ी वजह जो इस महंगाई की हुई वो इस वजह से हुई कि हमें यूक्रेन वॉर के बाद जो दुनिया में सुपर शॉक आया सप्लाई चेन्स में, जिसमें कि तमाम अजनास की कीमत बहुत बढ़ गई, बहुत महंगी दामों पर चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ा। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जिसमें पाकिस्तान 2018 तक खुद कफील था। 2018 में हम चीनी में खुद कफील थे, हम कपास में खुद कफील थे, हम गंदम में खुद कफील थे। 2022 में हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इंपोर्ट की बोझ से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे बोझ पड़ा, वो कंज्यूम हो रहे हैं। और ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर कमज़ोर होते हैं तो उससे रुपए की कीमत पे भी कम असर पड़ता है, मनफी असर पड़ता है। और इसी तरह जो पांचवी चीज़ है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन है कि इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल इन्फ्लेशन के साइकिल में है, जिसमें आप अमेरिका का जायज़ा लें, बरतानिया का, यूरोप का, किसी मुल्क का लें, मिडल ईस्ट का लें, हर मुल्क में इस वक्त वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। इस सैलाब की वजह से $30 अरब का नुकसान पहुंचा। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। आलमी बिरादरी ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया और मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम भी किए। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जनीवा में 9 जनवरी को आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक और तमाम जो डोनर्स हैं वो शिरकत करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि सैलाब की सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर गौर किया जाए, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ एक आलमी मसला हैं और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मुल्क के दुनिया के दीगर ममालिक भी मौसमियाती चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आलमी सतह पर इक़दाम किए जाएँ। आलमी बिरादरी ने मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। आइंदा आने वाले सालों में इस किस्म की किसी तबाही का सामना न करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि इक़दाम ज़रूरी किए जाएँ। इस पर हमारा अपना नुक्ता नज़र है, PTI का अपना हो सकता है, लेकिन इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है कि हम गैर मामूली मुआशी मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, मुल्की सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। तो जब हम इन मुश्किल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो क्या इस वक्त हर किसी का ये फ़र्ज़ है कि वो मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए मुस्बत किरदार अदा करे, और अगर मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकता तो अपनी ज़बान बंद करके बैठे, चे जाए कि वो इस वक्त मुल्क के अंदर लगी हुई इस मुआशी आग में पानी फेंकने की बजाय पेट्रोल के ड्रम फेंक के इस आग को मजीद भड़काने की कोशिश करें।
पीटीआई की तरफ से जो बयानिया मईशत का बनाया जा रहा है, ये वो बयानिया है कि जो हमारा आर्च राइवल मुल्क भारत भी पाकिस्तान के बारे में अभी नहीं बना पाया। कोई पाकिस्तान का दुश्मन भी ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान कोलैप्स करने लगा है, खुदा ना खास्ता। कोई पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। लेकिन पीटीआई की क़यादत और लीडर सुबह शाम एक नफसियाती माहौल पैदा करके वो किरदार अदा कर रहे हैं कि जो घर में आग लगे होने के बाद कोई शख्स उस आग पे पानी फेंकने की बजाय पेट्रोल फेंक के उस आग को मजीद तेज करने का कोशिश करे। अगर पीटीआई के पास इस वक्त कोई मुस्बत अमल नहीं है तो उनको कम से कम अपनी जबान बंद रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 9 जनवरी को जो पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से एक पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की मुश्किलात को समझ रही है, वो पाकिस्तान से यकजहती का इजहार कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब की अना, उनकी खुद गर्जी और उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि उनका जो सीने में दिल है वो सिंध और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के अवाम की जो बदतरीन तबाही हुई है सैलाब के हाथों, उससे भी नहीं मोम हो रहा। और ये बात भी एक सवालिया निशान है कि वो 5 अरब रुपया जो कि उन्होंने उनके बकौल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इकट्ठा किया था, वो कहाँ लगा है। जैसे कि एक दफ़ा 2010 के सैलाब में भी पुकार के नाम पे एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी, अरबों रुपया इकट्ठा किया गया था, और फिर लोग देखते रहे कि उससे कहाँ बस्तियां बनी, और कहा गया था कि हम किसानों को बीज बांटेंगे, वो बीज कहाँ बटा और उसका कुछ नहीं पता लगा। तो इसलिए मैं कोई ऐसी सियासी बात नहीं करना चाहता कि जिससे तलखी में इजाफा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम सब का फ़र्ज़ है कि सैलाब की तबाही के बाद हमारे वो बहन और भाई जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, जो सर्दियों के मौसम में अब भी हमारी मदद के लिए देख रहे हैं, हम सब कोशिश करके इस तामीर नौ के अमल को तेज़ तर करें। और इसी मकसद के लिए वज़ीर आज़म 9 जनवरी को जनीवा में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की दावत पे। और हमें उम्मीद है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान को वो वसाइल मिलेंगे कि जिनसे हम अपनी बहाली के अमल को अगले 2 से 3 सालों में तेज़ी के साथ मुकम्मल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ही हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना अगले 10 साल का पाकिस्तान को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने का प्लान भी पेश करेंगे, ताकि हम मुस्तकबिल के ऐसे हादसों से कम मुतासिर हो सकें। इसके अलावा कल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक्नेक की जो मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी अहम फैसले किए गए, और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं उनको पाकिस्तान की तरक्की में शिरकत के मौके देने के लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो इक़दामात उठाएं जिनसे उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो और उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। तो कल 20,000 इंजीनियर्स और टेक्निकल तालीम के हामिल नौजवानों के लिए हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो तरक्याती बजट है उसके हर मंसूबे में इंटर्नशिप 1 साल की लाजिम करार दी है, जिसका 40,000 रुपया माहाना इन टेक्निकल तालीम और डिग्री रखने वाले नौजवानों को, जिसमें इंजीनियर्स की बड़ी तादाद होगी, उन्हें वजीफ़ा मिलेगा। और ये 1 साल मुल्क के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, जिससे उन्हें मदद मिलेगी कि वो अपने लिए मुस्तकबिल में इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हों। इसी तरह कल एक्नेक ने
उस स्कीम की भी मंजूरी दी है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 75वीं सालगिरह के मौके पर हमने 75 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है जो दुनिया की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जो वहाँ पर मेरिट पे दाखिला लेंगे। इसमें दुनिया की सफ़े अव्वल की 25 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान का कोई भी बच्चा या बच्ची अपनी सलाहियत के ऊपर अगर दाखिला लेगी तो उसे ये सोचने और फिक्र की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे तालीम के अखराजात कौन देगा। 75वीं सालगिरह पे इससे बेहतर नौजवानों के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता था कि हम 75 मुस्तकबिल के लीडर्स को तैयार करने के लिए दुनिया की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें भेजें PhD और मास्टर्स के लिए, ताकि वो उस तालीम के बाद पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम की भी कल एक्नेक ने मंजूरी दे दी है जिसकी मालियत 10 अरब रुपए है और इससे 1 लाख मुल्क के नौजवानों को, जिसमें 20,000 बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए कोटा मुख्तस किया गया है, उन्हें लैपटॉप्स दिए जाएंगे ताकि हम डिजिटल स्किल्स नौजवानों में प्रमोट करने के उस काम को जारी रखें जो हमने पिछले दौर में किया था। और आपको पता है कि हमारे नौजवानों ने 10 लाख से ज़्यादा नौजवान जिन्हें हमारी हुकूमत ने लैपटॉप दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को 3rd बिगेस्ट ई-लर्निंग कंट्री बना दिया और आज हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इन नौजवानों की वजह से एक मुकाम पैदा करने में कामयाब हुए हैं। तो हम इस सिलसिले को दोबारा शुरू कर रहे हैं। इब्तदा में 1 लाख लैपटॉप्स जो है हुकूमत देगी, लेकिन इसके साथ हम बैंकों के ज़रिए एक स्कीम और भी नाफिज कर रहे हैं जिससे जो मेरिट के अलावा दूसरे नौजवान होंगे वो आसान किस्तों के ऊपर लैपटॉप हासिल कर सकेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी में हर नौजवान के पास ये टूल हो जो कि अब एक बुनियादी ज़रूरत है डिजिटल इकॉनमी की। तीसरा एक जो अहम प्रोजेक्ट कल एक्नेक ने मंजूर किया वो बलूचिस्तान और साबिक फाटा के ज़िला में 5,000 नौजवानों के स्कॉलरशिप का मंसूबा है। हमारी पिछली हुकूमत ने 2013 और 18 में इन 5,000 स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम को चलाया था, जिससे सैकड़ों और हज़ारों बलूचिस्तान और फाटा साबिक के नौजवान पाकिस्तान की डेवलप्ड यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे थे और इस कामयाब प्रोग्राम को पिछली हुकूमत ने बंद कर दिया था। तो हमने दोबारा इसको मंजूरी दी है और ये प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा रहा है और इससे सैकड़ों हज़ारों बलूचिस्तान के होनहार नौजवानों को और एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को बेहतरीन तालीम मिलेगी। इसी तरह हमने एक स्कीम जो सिंध ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है 55 अरब रुपए से वर्ल्ड बैंक की वसातत से, जो सूबा सिंध सैलाब ज़दा इलाकों में, और एक फ्लड रिस्पॉन्स एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो तकरीबन 160 अरब रुपए का सूबा सिंध वर्ल्ड बैंक की मदद से करेगा ताकि जो घर तबाह हुए हैं उनकी रीबिल्डिंग की जाए, उसको भी मंजूर किया है। इसके अलावा एक $400 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो वफाकी हुकूमत, क्योंकि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, तो वफाकी हुकूमत अपनी वसाइल से और अपनी निगरानी में 80 अरब रुपए का एक मंसूबा शुरू कर रही है जो बलूचिस्तान के अंदर उनके तबाह घरों की बहाली, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बहाली है, और इसके तहत 10,000 बलूचिस्तान के नौजवानों की इंटर्नशिप भी इसमें शामिल है। वहाँ के एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो हिल टॉरेंट से तबाह हुई उसकी बहाली शामिल है, उसकी भी मंजूरी दी गई है और इससे भी इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में उस तबाही को, उसके असरात को ज़ायल करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी कि जो हम देख चुके हैं। इसी तरह कल एक्नेक ने उस हमारे मंसूबे की भी मंजूरी दी है जिसके तहत हम पहले मरहले में
40 अरब रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन 20 अजला में एक 10 साला प्रोग्राम शुरू करेगा, जिससे पहले 5 सालों के अंदर जैसे मैंने कहा कि 40 अरब वफाकी हुकूमत और 40 अरब सूबाई हुकूमतें उस पर खर्च करेंगी और हम इसके नतीजे में इन 20 अजला में डेवलपमेंट के अमल को तेज़ करके उन्हें कौमी धारे में लाएंगे। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारा एजेंडा पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा पाकिस्तान की इस मईशत को दोबारा मुस्तहकम करना है जैसे हमने 2013 के बाद किया था। हमारा एजेंडा मुल्क में अमन की सूरत हाल को दोबारा बहाल करना है जैसे हमने 2013 के बाद किया था। इस बहाली और तरक्की के सफ़र में अगर कोई हिस्सा डालना चाहता है तो हम उसे खैर मकदम करेंगे। मैं अब भी इमरान साहब को कहता हूं कि अगर उनमें उनके जो दावे हैं उसके बकौल पाकिस्तानियत है तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। आइए कौमी असम्बली में बैठें, आके अगले इलेक्शंस के लिए एक इत्तफाक़ राय से इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पर इत्तफाक़ राय करें।